क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे खूनी जंग सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसानों और एक नन्हे से बेगुनाह पक्षी के बीच भी लड़ी गई? एक देश जो तरक्की के नाम पर अपने आसमान से सबसे आम पक्षी का नामो निशान मिटा देना चाहता है, और इस युद्ध का नतीजा इतना भयानक निकलता है कि करोड़ों आम लोगों की जानें चली जाती है। यह कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि 20वीं सदी के चीन की एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे इतिहास ने बड़े पैमाने पर भुला दिया। आज हम जानेंगे द ग्रेट स्पैरो वार ऑफ चाइना की दास्तान, एक ऐसी भूल जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़े अकाल में से एक को जन्म दिया। इस वीडियो में हम लेयर बाय लेयर उसी फॉरगॉटन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को खोलेंगे। मेरा दावा है कि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नेचर से छेड़छाड़ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। हमारी कहानी शुरू होती है 1949 से। उस साल सालों के गृह युद्ध और विदेशी ताकतों के साथ संघर्ष के बाद चीन ने अपनी आजादी का ऐलान किया। माओ त्से तुंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की बागडोर संभाली। 1 अक्टूबर 1949 इसी दिन माओ त्से तुंग ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर खड़े होकर घोषणा की कि द चाइनीज पीपुल हैव स्टूड अप। चीनी जनता खड़ी हो गई है। सदियों के फॉरेन डोमिनेशन और सिविल वार के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। लेकिन एक नया देश बनाना, उसे खड़ा करना आसान नहीं था। चीन एक वार टॉर्न गरीब और एग्रीकल्चर पर निर्भर देश था। माओ का सपना था कि चीन दुनिया की एक ग्रेट पावर बने, पश्चिमी देशों और अपने पुराने दुश्मन सोवियत यूनियन के बराबर खड़ा हो। इसके लिए जरूरी था कि चीन की इकोनॉमी ओवरनाइट मॉडर्नाइज हो, इंडस्ट्रियलाइज हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए एक मैसिव प्लान लॉन्च किया गया। 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी महान छलांग की घोषणा की। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान नहीं बल्कि एक सामाजिक रेवोल्यूशन था। इसका आइडिया क्या था? स्मॉल फार्म्स खत्म करके जायंट पीपुल्स कम्यून्स बनाना, जहां हजारों लोग मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य था स्टील और ग्रेन का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ाना, ब्रिटेन जैसे देशों को 10-15 साल में पीछे छोड़ देना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये टारगेट्स इतने एम्बिशियस थे कि उन्हें पूरा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लोकल ऑफिसर्स और लीडर्स माओ को इम्प्रेस करने के लिए फॉल्स रिपोर्ट्स भेजते थे कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। असल में लोग पुराने बर्तनों को पिघलाकर यूजलेस स्टील बना रहे थे और हार्वेस्ट के फॉल्स नंबर्स रिपोर्ट कर रहे थे। पूरा सिस्टम प्रोपेगेंडा और फियर पर चल रहा था। और इसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था द 4 पेस्ट कैंपेन। सरकार ने ये थ्योरी दी कि देश की प्रोग्रेस को रोकने वाले 4 मेन दुश्मन हैं। उन्हें लगा कि अगर इन बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो चीन रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 4 मुख्य दुश्मन या कीट चुने गए जो देश की तरक्की में रुकावट डाल रहे थे। मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं, फ्लाइज जो डिजीजेस फैलाती हैं, चूहे जो ग्रेन खा जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं, और गौरैया जो कि फसल के दाने चुग जाती है इसलिए फूड वेस्ट का कारण बनती है। गवर्नमेंट का लॉजिक सीधा और सिंपलिस्टिक था। ये एक टॉप डाउन डिसीजन थी जिसमें इकोलॉजी के एक्सपर्ट की कोई एडवाइस नहीं ली गई। उन्होंने बिना सोचे समझे गौरैया को क्लास एनिमी घोषित कर दिया। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने नेचर के कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ को, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझा, और इसी भूल की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। और फिर शुरू हुआ वो अजीबोगरीब युद्ध जिसकी कल्पना भी आज हमें बेतुकी सी लगती है। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब युद्ध,
पूरा चीन एक मिलिट्री कैंपेन की तरह मोबिलाइज हो गया। हर नागरिक एक सोल्जर बन गया। स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई ताकि वो इस युद्ध में हिस्सा ले सकें। फैक्ट्रीज और ऑफिसेज के वर्कर्स को कोटास दिए गए कि उन्हें कितने गोरैयों के पंजों या चोंच जमा करने, तभी उन्हें बोनस मिलेगा। क्योंकि गन से हर गोरैया को मारना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक बहुत ही बिज़ारे स्ट्रेटजी अपनाई गई। इसे द नॉइज मेथड कहा गया। लोगों के ग्रुप्स बनाए गए जो लगातार तेज आवाज करते, ड्रम बजाते, बर्तन पीटते, नारे लगाते ताकि गौरैया आसमान में उड़ती रहे। आइडिया ये था कि गौरैया लगातार 15-20 मिनट से ज्यादा उड़ नहीं सकती। वो थक कर जमीन पर गिर जाएगी और फिर आसानी से मारी जा सकेगी। दूसरा तरीका था घोंसले तोड़ना। बच्चे और वयस्क मिलकर पेड़ों पर चढ़ते और अंडों को नष्ट करते। कुछ जगहों पर जाल बिछाकर या पत्थर फेंककर गौरैयों को पकड़ा जाता था और फिर उन्हें मार दिया जाता था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1958 में ही शंघाई जैसे शहर में एक दिन में 50,000 गौरैयों को मार दिया गया। पूरे कैंपेन के दौरान नंबर्स करोड़ों में पहुंच गए। लोगों को लगा कि वो अपने देश की इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर की नींव रख रहे थे। लेकिन कुदरत का अपना एक नियम है, अपना एक बैलेंस है। दरअसल चीन की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने इकोलॉजी के बेसिक रूल को नजरअंदाज कर दिया था। हर क्रिएचर का इकोसिस्टम में एक रोल होता है। गौरैया सिर्फ ग्रेन्स ही नहीं खाती थी, वो असली में इंसेक्ट्स को खाने के लिए फेमस थी, खासकर लोक्यूट्स और कैटरपिलर्स को, जो फसलों के लिए सबसे बड़ा नेचुरल थ्रेट थे। जैसे ही गौरैयों की पॉपुलेशन सडनली 0 के करीब पहुंच गई, इंसेक्ट्स के लिए कोई नेचुरल प्रीडेटर ही नहीं बचा। नतीजा, लोक्यूट्स की पॉपुलेशन ने बिना किसी रोक टोक के एक्सप्लोजन कर दिया। 1959 आते आते चीन के खेत लोक्यूट्स के मैसिव स्वार्म से पट गए। ये लोक्यूट्स पूरी की पूरी हार्वेस्ट को मिनट्स में साफ कर देते थे। इसके ऊपर ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पुअर फार्मिंग पॉलिसीज ने भी हालत और बिगाड़ दिए। नतीजा वो आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, द ग्रेट चाइनीज फैमिन। 1959 से 1961 के बीच क्रॉप्स के पूरी तरह फेल हो जाने के कारण भयानक फेमिन फैल गया। आधिकारिक आंकड़े तो कम ही बताते हैं, लेकिन अधिकतर हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स जैसे फ्रैंक डिकोटर का मानना है कि इस भूखमरी से करीब 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई कुल मौतों से भी ज्यादा का फिगर है और इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी चिड़िया को दुश्मन घोषित करने से। एक छोटा सा पक्षी जो शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाता था, उसकी मौत की सजा के तौर पर करोड़ों बेगुनाह इंसानों को भूख से तड़प तड़प कर मरना पड़ा। गवर्नमेंट को आखिरकार अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत 4 पेस्ट कैंपेन को रद्द कर दिया। गौरैया को अब दुश्मन से दोस्त घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या करें, अब चीन में गौरैया बची ही नहीं थी। उन्होंने इमरजेंसी बेसिस पर स्पैरो को रसिया और कनाडा जैसे देशों से इंपोर्ट करना शुरू किया ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस फिर से बन सके। 1960 में उन्होंने गौरैया को प्रोटेक्टेड स्पीशीज घोषित किया। गौरैया को पेस्ट की लिस्ट से हटाकर उसकी जगह बेड बग्स को डाल दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों परिवार तबाह हो चुके थे। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है, वो ये कि नेचर का इकोसिस्टम इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट होता है। इसे एक मशीन की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा भी चेंज, एक छोटी सी भी गलती अनप्रेडिक्टेबल और कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स दे सकती है। आज भी क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के दौर में ये स्टोरी और भी रिलेवेंट हो जाती है। यह हमें सिखाती है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पर हमें प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये थी वार ऑन स्पैरोज की वो कहानी जब एरोगेंस और पुअर प्लानिंग ने एक छोटी सी इकोलॉजिकल मिस्टेक को इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बना दिया। यह सिर्फ चीन की हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। तो अगली बार जब आप किसी गौरैया को अपनी खिड़की पर चहचहाते हुए देखें तो जरा एक पल रुक कर सोचिएगा, यह वही नन्हा पक्षी है जिसने अनजाने में लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की होगी और जिसकी मौत ने करोड़ों की जान ले ली। चीन का गौरैया युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक कभी ना भूलने वाला सबक है। प्रकृति की ताकत और संतुलन का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक अपना ख्याल रखें और प्रकृति का सम्मान करें। धन्यवाद।